ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी की जिस टॉपिक पे बात करेंगे हम उसका नाम है फीमेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन, यानी आपको इसे बोला जाता है मादा युग्मोद्भिद का परिवर्धन की हम यहाँ बात करेंगे। जो कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो मादा युग्मोद्भिद होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय अंदर, मतलब अंडाशय के जो बीजाणु पाए जाते हैं उनके अंदर उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो निर्माण तो हमने वहाँ पे देखा था किस तरह से होता है और किस तरह से उसकी संरचना होती है, बट उसका परिवर्धन कैसे होता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बात करें जो टॉपिक है उसका अपना है फीमेल गैमेटोफाइट यानी मादा युग्मोद्भिद। जो मादा युग्मोद्भिद होता है उसे हम भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसिक के नाम से भी जानते हैं। क्या इसका नाम जानते हैं? भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसिक के नाम से भी जानते हैं। अब जो ये मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश जो होता है इसका निर्माण किससे होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। किससे होता है? आपकी यहाँ पर जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में क्या पाए जाते थे? बीजाणु पाए जाते थे। इन्हीं बीजाणु के अंदर क्या पाई जाती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। और जब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसके फलस्वरूप आपको किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इसके फलस्वरूप गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। जो आपकी जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ये क्या होती है? अगुणित होती है यानी एन होती है। और जब इस अगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु होते हैं ये आपके बीजाणु द्वार की तरफ बनते हैं, जबकि एक जो गुरु बीजाणु होता है वो कहाँ बनता है? निभाग सिरे की ओर। जो बीजाणु का निभाग सिरा होता है उसकी ओर बनता है। तो जो बीजाणु द्वार की तरफ जो 3 बीजाणु बनते हैं ये क्या हो जाते हैं? हासिल हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं, जबकि इसमें से जो निभाग सिरे की ओर जो गुरु बीजाणु बनता है वो गुरु बीजाणु क्या होता है? विकसित होता है। और किसका काम करता है? क्रियात्मक गुरु बीजाणु का काम करता है। किसका काम करता है? क्रियात्मक गुरु बीजाणु का काम करता है। और यही क्रियात्मक गुरु बीजाणु आपकी किसका निर्माण करेगा? मादा युग्मोद्भिद यानी भ्रूणकोश के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा। मतलब उसी का निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार हुआ? क्रियात्मक गुरु बीजाणु जिम्मेदार होगा। तो आपका ऐसा भ्रूणकोश जिसमें एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होता है? भ्रूणकोश का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? एक बीजाणु भ्रूणकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बीजाणु भ्रूणकोश कहा जाता है। मतलब ऐसा बीजाणु भ्रूणकोश या फिर ऐसा भ्रूणकोश या ऐसा एम्ब्रियोसाइक जिसका निर्माण किससे होता है? सिर्फ एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से होता है, उसे क्या कहा जाएगा? एक बीजाणु भ्रूणकोश कहा जाता है। और इसका एक और नाम है, इसे पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। क्योंकि जो स्टारबर्गर जो नाम का वैज्ञानिक था, स्टारबर्गर ने क्या कहा था कि इसे पॉलीगोनम नामक पादप के अंदर सबसे पहले देखा था। कौन से भ्रूणकोश को? इस प्रकार के एक बीजाणु भ्रूणकोश को कौन से पादप के अंदर देखा था? पॉलीगोनम पादप के अंदर देखा था। किसने देखा था? स्टारबर्गर ने। इसलिए इस भ्रूणकोश का नाम भी क्या पड़ गया? एक बीजाणु भ्रूणकोश या फिर पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश बन गया। अब जो आपका जो क्रियात्मक बीजाणु होता है इसी से किसका निर्माण होता है? भ्रूणकोश का निर्माण होता है। आपने बता दिया कि जो क्रियात्मक बीजाणु होता है उसी से किसका निर्माण होता है? भ्रूणकोश का या मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। और यही आपका क्रियात्मक गुरु बीजाणु जो होती है ये भ्रूणकोश या मादा युग्मोद्भिद की क्या होती है? प्रथम कोशिका होती है। मतलब जो मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश की प्रथम कोशिका जिसे माना जाता है वो क्या है? आपकी क्रियात्मक गुरु बीजाणु है। इसी क्रियात्मक गुरु बीजाणु परिवर्धित होकर या परिवर्तन करके किसका निर्माण करता है? भ्रूणकोश का निर्माण करता है। ठीक है कि भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश किस तरह से परिवर्तित होता है? किससे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। तो डायग्राम भी देखते हैं इसे हम। मत करना चलिए तो हम देखते हैं अब जो आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उससे किस तरह से आपके भ्रूणकोश का या फिर आप जिसे बोलते हो मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। डायग्राम भी देखते हैं। तो अब हमको क्या करना है? सबसे पहले एक जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका लेनी थी अपने पास जो बनी थी अभी थोड़ी देर पहले। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को अपन क्या बोलते थे? क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये जो आपके पास जो कोशिकाएं हैं इसे क्या बोलेंगे अपन? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या फिर क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। इसमें याद रखना है कि आपकी जो ये कोशिका ली थी अभी मैंने पहले जो बताई थी वो वही कोशिकाएं है। तो इसके अंदर आपके क्या पाया जाता है? एक तो केंद्र पाया जाता है
और इसमें क्या भरा हुआ रहता है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है। तो आपके यहाँ पर ये कोशिका द्रव्य है और ये क्या है, आपकी क्रियात्मक ध्रुव बीजाणु मात्र कोशिका है जिसके अंदर एक केंद्रक है। अब ये याद रखना कि जो आपकी ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है या फिर क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें तीन समसूत्री विभाजन होते हैं। कितने समसूत्री विभाजन होते हैं, 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके बहुत सारे केंद्र बनेंगे, भी बताऊंगा मैं लगातार। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर विभाजन करते हैं। तो पहला क्या होगा यहाँ पर, समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। इस विभाजन को अपन कहेंगे समसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिसके फलस्वरूप आपकी जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, तो इसमें जो समसूत्री विभाजन होता है, एक बात याद है आपको कि जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें कोशिका की 2 चीजों का विभाजन होता है, एक तो होता है केंद्रक का और एक होता है कोशिका द्रव्य का। तो अभी यहाँ फिलहाल हम कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं करेंगे, किसका विभाजन करेंगे, ओनली केंद्रक का विभाजन करेंगे। तो आपकी जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का जो ये केंद्रक है, सबसे पहले इसका क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन की फलस्वरूप आप जानते हो कि एक केंद्रक से कितने केंद्रक बनेंगे, 2 केंद्रक। एक केंद्रक तो बनेगा आपके यहाँ पर निभाग सिरे की ओर, एक बीजाणु द्वार सिरे की ओर, एक निभाग सिरे की ओर। तो यहाँ पर आपके एक समसूत्री विभाजन में केंद्रक के एक समसूत्री विभाजन से कितने केंद्रक बन गए हैं, 2 केंद्रक बन गए हैं। तो यहाँ आपकी कौन सी अवस्था आ चुकी है, द्विकेंद्रकीय अवस्था आ गई है। तो आपकी ये द्विकेंद्रकीय अवस्था हो गई किसकी, आपके मध्य युग्मित की। अब अगले में भी, थर्ड में भी क्या होगा, फिर समसूत्री विभाजन। अब इस विभाजन को हम क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन सेकंड। अब समसूत्री विभाजन सेकंड में क्या होगा, आपका ये जो द्विकेंद्रीय की अवस्था है ना, इसमें फिर क्या होगा, समसूत्री विभाजन, बट यहाँ पर विभाजन किसका होगा, फिर केंद्रक होगा। तो यहाँ पर जो 2 केंद्रक हैं, इनसे क्या बन जाएंगे, कितने बनेंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, तो कितने केंद्र बन गए, 4। तो इसे कौन सी अवस्था बोलेंगे, 4 केंद्रकीय अवस्था। क्या कहेंगे इसे, 4 केंद्रकीय अवस्था। अब मैंने कितनी बार समसूत्री विभाजन करा दिया है, 1 बार और 2 बार। मैंने कहा है ना 3 बार समसूत्री विभाजन होगा, तो 1 बार और कराना है, तो ये 1 बार और समसूत्री विभाजन हो गया। और इस विभाजन को अपन कहेंगे समसूत्री विभाजन थर्ड। तो ये समसूत्री विभाजन थर्ड होगा, इसके फलस्वरूप आपके 4 केंद्र कितने बन जाएंगे, 8 केंद्रकों में बदल जाएंगे। तो ये आपकी वापस ये अवस्था आ गई है जिसमें 4 ऊपर और 4 नीचे ये केंद्रक बन गए हैं। तो ये आपकी कौन सी अवस्था हो गई, 8 केंद्रकीय अवस्था हो गई है। कौन सी अवस्था हो गई है, 8 केंद्रकीय अवस्था हो गई है। तो आपके यहाँ पर अभी तक कितने विभाजन हो चुके हैं समसूत्री, 3, 1, 2 और 3, जिसके फलस्वरूप एक केंद्रक से 2 केंद्रक बने, फिर दूसरे में 2 से 4, फिर 4 से 8। तो आपके पास 8 केंद्र की अवस्था आ चुकी है, किसकी, मादा युग्मोद्भिद की। अब इसके फलस्वरूप अब क्या होगा, इसके फलस्वरूप आपके जो ये 4 केंद्रक हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, मतलब 4 बीजाणु द्वार की ओर, 4 निभाग की ओर और 4 बीजाणु द्वार की ओर। तो इसमें से एक केंद्रक बीच की तरफ गति करेगा और इधर से भी एक केंद्र कहां गति करेगा, बीच की ओर गति करेगा। तो ये देखो यहाँ पर 3 केंद्रक तो ऊपर रह गए और 3 केंद्रक नीचे रह गए। एक एक केंद्र कहां आ गया, बीच में, यानी मध्य भाग में आ गया है। तो आप अब क्या हो गया है, केंद्रक मध्य भाग में आ गए हैं, 2 केंद्रक और 3 केंद्रक, और 3 केंद्र कहां है, निभाग सिरे की ओर हो गए। अब क्या होगा, अब मैंने बताया था कि मैंने जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें 2 प्रोसेस होती है, तो केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो केंद्रक का विभाजन तो हो गया है, अब किसका विभाजन करेंगे अपन, कोशिका द्रव्य का। तो अब हमारे पास केंद्रक तो आ गए हैं, अब कोशिका द्रव्य का विभाजन करके अपन क्या बनाएंगे, कोशिका बनाएंगे। तो क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में होगा आपके कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब कोशिका द्रव्य का जब विभाजन हो जाएगा तो आपकी ये जो कोशिका है, ये सॉरी केंद्रक है, इनके चारों तरफ के बनेंगे पट्ट बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, जैसे ये केंद्रक है, जैसे ये एक केंद्रक, ये 2 केंद्रक और ये तीसरा केंद्र, तो इसके यहाँ एक पट बनेगा, इसके यहाँ एक पट बनेगा और इसके यहाँ एक पट बनेगा, और यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके फलस्वरूप कोशिका द्रव्य का भी क्या हो गया, विभाजन, वो केंद्र का भी विभाजन हो गया है, और क्या बन गई आपकी
कोशिकाएं बन गई है। वैसे कि वैसे नीचे भी 3 है, तो इधर भी ऐसे कैसे ही बनाओ, ये देखो नीचे भी आपके यहाँ पर 3 कोशिकाएं बन गई है। ठीक है, ये देखो इसके चारों तरफ मैंने केंद्र के चारों तरफ 3 कोशिका द्रव्य का विपट्ट बनाकर वो कोशिकाएं बना दी गई, बट आपके मध्य में ये 2 केंद्र जैसे कि जैसे ही हैं, और ये मध्य वाली कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ये मध्य की जो कोशिका है जिसे केंद्र की कोशिका बोलते हैं, इसमें पाए जाते हैं। तो आपके पास एक विशेष प्रकार की संरचना प्राप्त हो गई है। इस संरचना को अब हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब जो ये संरचना प्राप्त हुई है मादा युग्मोद्भिद की, आपकी यहाँ पर 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की अवस्था प्राप्त हुई है। कौन सी? 7 कोशिकीय प्लस 8 केंद्रीय, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की अवस्था प्राप्त हुई है। 7 कोशिका कहां हुई? 1 2 3, 1 2 3, 3 तो नीचे 3 ऊपर, और एक ये मध्य में जो है जिसमें 2 केंद्र उपस्थित है ये है। तो कितनी कोशिका हो गई? 7, बट केंद्र कितने हैं? 8, क्योंकि मध्य वाली कोशिका में कितने केंद्र है? 2 केंद्र है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था कहेंगे। चलो हम इनसे नाम भी ले लेते हैं। ऊपर वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, नीचे वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो ये जो ऊपर वाली कोशिका बनी है इन्हें बोला जाता है प्रतिमुखी। क्या बोला जाता है? प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं इन्हें? प्रतिमुखी कोशिका। और आपको यहाँ पर ये नीचे वाली जो प्रथम कोशिका दिख रही है ऊपर की, इस कोशिका को बोला जाता है अंड कोशिका। क्या कहा जाता है? अंड कोशिका। और ये अंड कोशिका ये आपकी क्या होती है? मादा युग्मक होती है। क्या होती है? मादा युग्मक होती है। अब इस अंड कोशिका को 2 अन्य कोशिकाओं ने घेर रखा है। इन अन्य कोशिकाओं को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर? सहायक कोशिका। क्या कहेंगे? इन अन्य कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहेंगे। अब यहाँ पर ऊपर वाली को क्या बोलेंगे? प्रतिमुखी या प्रतिद्वंदी कोशिकाएं। इस वाली कोशिका को अंड कोशिकाएं, और अंड कोशिका से जो 2 अन्य कोशिकाएं घेर रही है उन्हें क्या कहेंगे? सहायक कोशिकाएं। अब जो मध्य में 2 केंद्रक बचे हैं, इन 2 केंद्रों को क्या बोला जाता है? ध्रुवी केंद्रक। क्या कहा जाता है? ध्रुवी केंद्रक कहा जाता है। तो आपके पास तो यहाँ पर 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की एक अवस्था प्राप्त हुई, एक संरचना प्राप्त हुई, और इसी संरचना को क्या कहा जाता है? मादा युग्मोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट, या जिसे अपन क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहा जाता है। तो आपके पास यहाँ पर किसका निर्माण हो गया है? मादा युग्मोद्भिद का निर्माण हो गया है, और यही आपके बाद में किसमें काम आएगा? निषेचन की क्रिया में काम आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।